गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फर्स्ट ईयर में 40% से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कर लिए। बेसिक चीज़ें तो कंप्लीट हो गई। न्यूमेरिकल्स में जनरल, लीजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक। अब आपको कुछ चीज़ें आने लगी होंगी, किसी को कम या किसी को अधिक, लेकिन कुछ तो आने लगा होगा अगर आप वीडियो प्रॉपर देखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे। एक वीडियो 2 बार 3 बार देखने के बाद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो एक बार से नहीं होता है, क्योंकि जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो क्लास में एक ही बात को 2-3 बार रिपीट करके बोला जाता है। वीडियो में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो वीडियो आपको रुक रुक के देखना चाहिए। जहां पे प्रॉब्लम हो फिर बैक हो जाओ। और मैंने हमेशा की तरह फिर मैं बोल रहा हूं कि जब भी कोई वीडियो देखो तो वीडियो नंबर, उसमें कौन सा टॉपिक है और कौन से टॉपिक किस मिनट पे है, आपको जहां पे प्रॉब्लम आई है आप जरूर नोट कर लिया करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और धीरे धीरे सब समझ में भी आ जाएगा। अब आप जर्नल और लेजर, इन दोनों का यूज पूरी लाइफ करेंगे। यानी अब से हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का जो सॉल्यूशन होगा वो या तो जर्नल एंट्री के रूप में होगा और या तो फिर लेजर के रूप में होगा। आपको हर चैप्टर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम, एमकॉम, आपके लाइफ में जितने भी सारे अकाउंटेंसी के प्रॉब्लम्स आएंगे, सॉल्व करोगे तो उसका जो वे होगा वो जर्नल या लेजर में ही रिप्रेजेंट करना होगा। बच्चों, हम एक नया चैप्टर लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी लाइफ के लिए भी, क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत हद तक हमारी पर्सनल लाइफ को टच करता है। जब हम किसी चीज को अपनी लाइफ से ऐड करते हैं तो हमें वो जो चीजें समझ में भी आती हैं। और कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी, चूंकि पैसा है, मनी इन्वॉल्व है, तो मनी तो हमारी लाइफ से जुड़ा ही है। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसको पैसे के बिना कोई काम होता होगा, एक्सेप्ट अगर कोई मंदिर में पुजारी भी हैं और वो भले ही हमारे नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज में आते हैं, लेकिन वहां भी पैसा इन्वॉल्व होता ही है। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया गया तो पैसा छू करके काउंट तो करना ही है उनको, कितने पैसे लोगों ने मंदिर में चढ़ाए, कितने पैसे मंदिर में, मस्जिद में चढ़ाए। तो इस तरीके से उस पैसे का भी तो मनी तो सबके टच में आना ही आना है कहीं ना कहीं। तो अकाउंटेंसी थोड़ा सा ज्यादा सा हमारी लाइफ को, हमारे घर में, हमारे फ्रेंड्स को, हमारी सोसाइटी में जरूर टच कर लेता है। हम लोग हिसाब किताब तो करते ही रहते हैं हमेशा। सब्जी लेने जाएंगे तब भी हिसाब किताब करेंगे, क्या रेट है, कितने रुपए का पड़ेगा, तो इतना रुपया लाए तो इतने रुपए में ये सब्जी हो जाएगी, तो बाकी पैसे की दवा लेनी है, बाकी पैसे का तो पैसे का हिसाब बनाएंगे, तो फिर कितने पैसे बचे मेरे पास, तो कैश बुक बन जाएगा। सब कुछ अकाउंट ही है। तो अब ऐसा नहीं है कि अब आप पढ़ाई छोड़ करके और पर्सनल लाइफ में ही खोजें कहां पे अकाउंट्स है, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि आप जितने भी चैप्टर को आपने देखा तो सब कुछ आपकी लाइफ से टच होता है। और ये चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये भी आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे। पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपका न्यू चैप्टर है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप बिल्कुल पढ़ेंगे, ये आपकी बुक में 16 नंबर चैप्टर है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। देख सकते हैं, देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? हम कोई भी सामान यूज करते हैं, सपोज करो मोबाइल यूज करते हो, तो मोबाइल जब यूज करोगे तो एक मोबाइल लेके आओ 20,000 का,
सैमसंग कंपनी का तुमने मोबाइल लिया 20,000 रुपए का, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इतना रैम जीबी है और इतना स्पेस है और ये कैमरा, ये मेगा पिक्सल, ये और वो वगैरह, साइज स्क्रीन का बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास। उसी कंपनी ने 4 महीने के बाद एक नया सेट और लॉन्च कर दिया, एक नया और फीचर्स इंक्रीज करके लॉन्च कर दिया। अब आप सोचेंगे अरे वो वाला जो भी आया वो तो बड़ा अच्छा है, और अभी 4 ही महीना तो हुआ लिए हुए। तो अगर 20,000 रुपए का है और अपने दोस्त को आप बोलो हाँ जरा ये तुम ले लो, हमने 4 महीना पहले लिया है, बिल्कुल न्यू है, अभी हमें दूसरा लेना है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपने 4 महीना यूज किया तो 20,000 में से 500 रुपए कम हो जाएंगे और 19,500 मिल जाएगा। 15,000 16,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको नया वाला सेट लेने की जल्दी है, आपके पास पैसा भी है, और दूसरा वाला सोचेगा जब हम 20,000 रुपया देंगे तो वो नया वाला सेट जो 22,000 का तो मैं नहीं ले लूंगा, तो आपको रेट कम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो गया? एब्सोलेंस बोलते हैं इसको, आउट ऑफ फैशन कह सकते हो, आउट ऑफ मार्केट, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि जब नया वर्जन आ जाएगा तो पुराना वर्जन, तो ये कहीं ना कहीं आपके मोबाइल की वैल्यू को डिप्रिसिएट कर दिया, कम कर दिया। आपने मार्केट से गोल्ड खरीदा तो गोल्ड की वैल्यू अगर ज्यादा थी, बाद में बाजार का गोल्ड का रेट गिर गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आपने जो गोल्ड लिया 50,000 उसकी वैल्यू 40,000 हो गई। यह भी एक तरीके से डेप्रिसिएशन कह सकते हो, ये फ्लक्चुएशन है। तो बहुत सारे सामान के दाम कैसे हो गए? फ्लक्चुएट की वजह से कम ज्यादा। बहुत सारे सामान कैसे दाम कम हो गए? नया वर्जन आ गया, नया फैशन का आ गया। अब आपके पुराने वाले जो जीन्स थे और नए वाले एंकल जीन्स आने लगे, तो जब नया वाला एंकल जीन्स आने लगा तो आपको अब ये लगेगा कि अभी तो हम इसको पहनेंगे तो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, जबकि बहुत जल्दी लिए थे, सारे बिल्कुल न्यू ब्रांडेड कपड़े ही थे तुम्हारे। नहीं, फैशन दूसरा आ गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। लेकिन सही मायने में जब तुम किसी एसेट्स को यूज करते हो, उसको यूज करने से उसकी वैल्यू जो रिड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी 20,000 का मोबाइल 15,000 में सेल करना पड़ा किसी भी रीजन से, रीजन तो एब्सोलेंस वाला, फैशन वाला था, 5,000 डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। आप एक नई स्कूटी खरीद के ले आओ, बिल्कुल चमचमाती हुई, घर में रखो, बहुत कम बार निकाला करो उसको, केवल बस सब्जी लेने जाते हो और जब स्कूल जाते हो तभी निकालते हो, फिर घर लाके बढ़िया उसको रख देते हो अच्छे से, तो क्या 1 साल के बाद आपकी स्कूटी की वैल्यू बिल्कुल पहले जैसी रहेगी? और मेरी स्कूटी जो मैं बहुत चला रहा हूं तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू तुम्हारे कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। मेरी भी स्कूटी 1 साल पुरानी, मैंने बहुत चलाया है, आपकी भी स्कूटी 1 साल पुरानी, आप बहुत कम चलाए, बिल्कुल शाइन कर रहा है। नो, जो डेप्रिसिएशन का रेट है 1% है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो टाइम पास होने से, यूज करने से, आउट ऑफ फैशन होने से, फ्लक्चुएशन होने से, कोई भी रीजन आ जाए तो आपके घर में बहुत सारे सामान तो हैं। 1942 में आपके दादाजी ने एक एसी खरीदा, एक मोटर कार खरीदा, एक फ्रिज खरीदा, और अब 1 महीना पहले मैंने भी एक एसी, एक मोटर कार, एक फ्रिज खरीदा। तो मेरे घर भी तीनों सामान है और आपके घर में भी वो तीनों सामान बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि आपने काफी मेंटेन करके रखा है। लेकिन मेरे और आपके एसेट्स की वैल्यू एक नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा रिसेंटली आया है, बहुत जल्द आया है, और आपका तो पुराना है, 1942 का है, तो आपके एसेट्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी एसेट्स जब हम यूज करते हैं तो यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो डेप्रिसिएशन होती है। आपके डेप्रिसिएशन में, आपके कॉन्सेप्ट में हर एक अकाउंटिंग का रीजन मेंशन है। आप जब कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, उसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और वो ये कहता है कि कोई भी एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएट करने के बाद ही बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए। यानी कि बैलेंस शीट में आप जो भी अपनी पोजीशन को, फाइनेंशियल स्टेटस को 31 मार्च को शो करते हो, वो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद रियल वैल्यू होती है।
यानी अगर आपके दादाजी ने 1942 में एसी, मोटर कार और फर्नीचर जितने रुपए का लिया उतने रुपए की वैल्यू आज नहीं बोलोगे ना, क्योंकि यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो रही है तो लेस करके बोलना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, तो क्या लिखोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश भी लिख सकते हो। तो आपने कोई भी एसेट्स खरीदा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर कार, लेकिन लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। यानी अगर आपकी कोई जमीन है तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? क्या आपको पता ही है, जमीन की वैल्यू तो बढ़ जाती है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। तुम्हारा जो मकान है, जिस घर में रहते हो, जब उसमें रंगाई पुताई नहीं कराओगे, कहीं पे फर्श टूट जाएगा, कहीं पे सीढ़ी की रेलिंग हिलने लगी है, धीरे धीरे घिसता रहेगा फर्श, दीवारें खराब होती रहेंगी, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डोर की वैल्यू, डोर धीरे धीरे बंद करोगे, खोलोगे तो स्क्रैच पड़ जाएगा, फिर उसके बाद पुराना होने लगेगा, तो क्या पता डोर थोड़ा सा सड़ जाए, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन लैंड की वैल्यू कम नहीं होती है, वो जस की तस रहती है। तो ऐसे सुनोगे, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, ट्रक, जो भी फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स्ड, करंट एसेट्स नहीं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉट करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स एसेट कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा, यानी जिसको तुम बहुत जल्दी से परचेज और सेल नहीं कर सको। तो जो 1 साल के एसेट्स होते हैं, जिससे हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं, जब आप उसको परचेज करोगे, सेल करोगे, तो 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाता है कैश में। लेकिन जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। हम उस पे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करके लेस कर लेते हैं एसेट्स की वैल्यू में से। जैसे मान लो तुमने 80,000 रुपए की स्कूटी खरीदी, 1 साल यूज कर लिया, जैसे भी यूज कर लिया, 10,000 अगर डेप्रिसिएशन लेस होता है तो उसकी वैल्यू अब बोलोगे 1 साल के बाद 70,000। अगला साल और यूज किया, अब उसकी वैल्यू हो गई 50,000। अब कोई बोलेगा आपसे कि भाई आपको स्कूटी बेच के दूसरा लेना तो बताइए, तो आप सोचेंगे ही 2 साल चलाए हैं, 80,000 रुपए का परचेज किए थे, अब आज इसकी वैल्यू 50,000 रुपए हो गई, ठीक है भाई 50,000 रुपए में मैं सेल कर रहा हूं उसको, फिर आप दूसरी स्कूटी ले लोगे। तो एसेट्स की वैल्यू तो हमेशा बैलेंस शीट में रियल होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन डिडक्शन ऑफ आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके बाद आप फिर उसकी वैल्यू को परचेज कर सेल करते हो तो वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में शो रहती है। तो हमें अपनी अकाउंटिंग के हर एसेट्स को हमेशा रियल अपडेट होना चाहिए, जो रियल वैल्यू होती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यानी आपने डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर पे, तो आपने जनरल एंट्री में पढ़ा भी था, ये एंट्री आई थी एक बार। और अगर फर्नीचर सेल कर दोगे तब तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो आपके एसेट्स को, फर्नीचर मतलब कि मैंने फर्नीचर एक नाम लिया है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कुछ भी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मोटर ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जो एसेट्स का नाम हो, जब सेल करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू उस एसेट्स का नाम। अब इसका अगर हम लेजर बनाते हो, लेजर देखो ध्यान से बच्चों, सपोज करो लेजर बना रहे हो, तो अगर फर्नीचर अकाउंट बन रहा है तो क्या हो जाएगा? टू कैश। डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा तो क्या बन जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। सेल करोगे तो क्या हो जाएगा? बाय कैश। बस इतना ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इतना ही जर्नल है और थोड़ा सा लेजर है। तो एक कोई एसेट्स है जो 5 साल यूज किया, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो
तो कोई भी एसेट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसके डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से परसेंटेज फिक्स किया है। आपको नहीं देखना है ऐसा, अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है क्या क्या परसेंटेज फिक्स है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो आपको परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर दिया है, इतने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाने हैं आपको। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने के कुछ रूल्स हैं, मेथड है। उससे पहले डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन और सारे मेथड्स के आपस में डिफरेंसेस और एब्सोल्यूट डेप्रिसिएशन फ्लक्चुएशन में डिफरेंस, ये सारी थियरी आपको अलग से जो थियरी की कॉपी बनाए रहो उसमें नोट करनी होगी। डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है तो जितनी भी आगे क्लासेस में जाओगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैंने पहले ही बताया आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, और मैंने जितने सारे एग्जांपल दिए सब आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। मोबाइल की बात तो खूब समझते होगे, और जीन्स आउट ऑफ फैशन हो गया तो समझते ही होगे, स्कूटी तो समझते ही होगे कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और टीवी, फ्रिज, एसी, कार हम लोग सबके घर में पाए जाते हैं तो हम लोग उसकी बात तो समझते ही हैं। पुरानी हो गई, नहीं है, कम पुरानी है, कम चली है तो इसकी वैल्यू इतनी कम करेंगे, वो सब डेप्रिसिएशन ही तो होता है। घर में क्रॉकरी का सामान है, बहुत दिन से यूज हो रहा है, तो मान लो 10 साल से यूज हो रहा होगा, गिर के टूट गया तो ज्यादा दुख नहीं होगा, अरे 10 साल हो गया था। लेकिन मान लो लाते ही टूट जाए, 6 महीने के बाद टूट जाए तो कितना कष्ट होगा। इसलिए कि आपने बहुत ज्यादा यूज तो किया नहीं उसका, आपने उसके पैसे की वसूली तो की नहीं, तो एक्चुअली जो आपको दुख हो रहा है वो डेप्रिसिएशन बहुत कम ही लगा था और वो टूट गया, इस बात का दुख हो रहा है। लेकिन हम लोग दूसरी बातों में उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की बात करोगे तो डेप्रिसिएशन ही होता है। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन के चार्ज करने के, यानी जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मान लो तुम्हारी स्कूटी 80,000 रुपए की है, 1 साल के बाद तुमने बोला वो 70,000 का है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स होते हैं। और मेथड्स की बात करेंगे तो कुल 10 मेथड होते हैं, लेकिन आपको 5 मेथड पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी आपका जो रिसेंटली कोर्स डेवलप हुआ है केवल 2 मेथड की बात होती है। यानी जब आप अपने बुक्स में देखने जाओगे डेप्रिसिएशन के चार्ज करने के, वो देखो मैं दिखा दे रहा हूं, मेथड्स ऑफ providing or allocating depreciation, various method have been devise the providing depreciation। देखो, straight line method, written down value method, annuity method, depreciation fund, insurance policy, revaluation, depletion, machine or rate। first 2 methods are discussed below। केवल आपको 2 मेथड पढ़ने हैं। पहला है फिक्स मेथड और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स मेथड की बातें करेंगे, फिर बाद में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद डिमिनिशिंग मेथड की बात करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है बच्चों फिक्स मेथड की। ध्यान से देखो, फिक्स मेथड के कई सारे नाम हैं। सिंपल मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कास्ट मेथड। यानी कि जब किसी भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल होता हो, वो फिक्स मेथड होता है। वो ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। वो स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन चलती है। वो सीधी लाइन का मतलब कि उतने पैसे लगाने, जैसे कि 80,000 रुपए का स्कूटी इस साल 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा है, तो नेक्स्ट ईयर भी 10,000, उसके बाद भी 10,000, उसके बाद भी 10,000, इस तरीके से लगता है। उसी को कहते हैं फिक्स मेथड।
इस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी लगानी है, डेप्रिसिएशन कितने रुपए चार्ज करने हैं, कितना रुपया उस एसेट्स में से लेस करना है, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, ये डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हो। ये तो 10 मेथड है, आपके बुक्स में भी उन्होंने 8 मेथड लिख के दिखाया, लेकिन ये भी बताया है आपके कोर्स में कितने मेथड हैं, केवल 2 मेथड है। तो ये 2 मेथड में से पहला मेथड है फिक्स मेथड। अब हम बातें करेंगे फिक्स मेथड की। आज हम इसका फॉर्मूला बताएंगे और नेक्स्ट टर्न पे न्यूमेरिकल्स लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, वीडियो बार बार सुनोगे, अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर समझ ही रहे हो, पढ़ने से कोई चीज इजी होती है, ना पढ़ने से तो सब टफ हो जाता है। एक्चुअली फिक्स मेथड में 2 फार्मूले आ जाते हैं, जबकि डिमिनिशिंग मेथड जो अगला फार्मूला आने वाला है उसमें नहीं होते, यहाँ पे 2 मेथड होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी एसेट्स जब हम यूज करेंगे तो कभी ना कभी तो यूजलेस हो जाएगा। तो जब यूजलेस हो जाएगा तो वो अदृश्य तो हो नहीं जाएगा, कबाड़ जैसा दिखेगा, स्क्रैप हो जाएगा। तुम्हारे घर में कूलर आया, कूलर का स्टैंड है, उसमें 4 पहिया लगा हुआ है, कूलर रख दिए, कूलर में पानी भर रहे हो, गर्मियों में जब चलाते हो उसको, एक पहिया थोड़ा सा हिल रहा है तो टूट गया, तो उसके नीचे ईंटा रख दिए, फिर दूसरा भी टूट गया, 2 ईंटा रख दिए, फिर तीसरा और चौथा भी टूट गया, अब 4 रख दिए। अब उसके बाद उसका जो फ्रेम है वो धीरे धीरे हिल रहा है, अब वो कबाड़ हो गया। अब दीपावली में सफाई करोगे तो कबाड़ जाएगा तो बेच दोगे, तो स्क्रैप हो गया। तो स्क्रैप की कुछ वैल्यू भी होती है। तो कोई भी एसेट्स होता है, कोई भी सामान होता है, उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ तो जरूर होती है। हम सामान लेने जाते हैं, पूछते हैं हाँ भैया चल जाएगा, हाँ 5 साल तक अच्छे से चलेगा, 3 साल तक अच्छे से चलेगा, 10 साल तक अच्छे से चलेगा। अब आपकी स्कूटी कितने साल चलेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी स्कूटी को 15 साल चलाने की परमिशन दी है। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्कूटी, मोटर कार, कोई भी जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां होती हैं, उन्होंने उसकी लाइफ 15 साल फिक्स कर दी। यानी आप जो आरटीओ में टैक्स जमा करते हो वो 15 ईयर्स का टैक्स होता है वन टाइम। ये मैं ये बता रहा हूं कि अगर वो भी एक मोटर गाड़ी है, एसेट्स है, तो उसकी लाइफ जो है 15 साल फिक्स है, हर एक एसेट्स की लाइफ। अब ऐसा नहीं है कि 15 साल से ज्यादा हो जाएगा तो आपकी गाड़ी अचानक चकनाचूर हो जाएगी, गायब हो जाएगा, जमीन से दिखेगा ही नहीं, सब कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन 15 साल एक एस्टिमेटेड लाइफ है। कुछ गाड़ियां 7 साल में खराब हो जाती है, कुछ गाड़ियां 10 साल में, कुछ गाड़ियां 4 साल में खराब हो सकती है। वो तो आपकी यूज करने के ऊपर है। अगर कायदे से मेंटेन करके चलाते रहोगे तो ऐसा माना जाता है कि वो 15 ईयर तक गाड़ियां चल रही होती हैं। तो 15 साल तक आपकी गाड़ी अगर चल रही है तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल है। तो अगर आपने इस मेथड को अडॉप्ट करना है और उस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लाइफ लिखा हुआ है तो आप क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? इफ एस्टिमेटेड लाइफ इज एस्टिमेटेड लाइफ एंड scrap value is given in question. Depreciation बराबर value of assets minus scrap value upon estimated life of assets। और अगर आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की स्क्रैप वैल्यू या एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दी गई है, रेट ऑफ परसेंटेज दिया गया है, तब आप कैसे फार्मूला लगाएंगे ये देख लीजिए आपके सामने। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन क्वेश्चन, देखिए डेप्रिसिएशन बराबर वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ 100।
इस तरीके से दो फार्मूले दिए गए हैं एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के फिक्स मेथड के हिसाब से कि पहला अगर क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल 15 साल 20 साल चलेगा और उसकी स्क्रैप वैल्यू दी गई है, एक अनुमानित स्क्रैप वैल्यू होती है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, तो ये डेप्रिसिएशन का फार्मूला होगा वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। और अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया है तो ये फार्मूला होगा डेप्रिसिएशन बराबर वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू रेट अपॉन 100। जब आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को निकाल लेंगे उसके बाद तब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट आप फर्नीचर एसेट्स अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन की वैल्यू वहां पे दिखाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फिक्स मेथड के क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट मेथड पे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी थ्योरी के पीडीएफ भी मिलेंगे। अभी केवल आप इस बातों को सुन करके इस वीडियो में जितना भी बोला गया है और चैप्टर को रीड करोगे खुद से। नहीं समझ में आएगा रीड तो करो, देखो तो कुछ तो आएगा ही दिमाग में, और जब एक बार रीड कर लोगे तो उसके बाद फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो एक बार आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद उस थ्योरी को सुनेंगे वीडियो में, बुक्स में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों बातें हैं। ठीक है बच्चों।